ए बी इजल टू 24 दिया है, मतलब ये लेंथ 24 है। बी सी इजल टू 7 दिया है, ये लेंथ 7 होगी। तो मैं कह सकता हूँ ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये क्या है, हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगा दें तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू पी यानी 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस बी यानी 7, ये जाएगा 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है। ऐड करेंगे तो क्या आएगा 625, और ये एच स्क्वायर है। ये जो स्क्वायर है अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये रूट 6 to 5 आएगा, रूट सॉल्व कर लीजिएगा तो एच की वैल्यू 25 आएगी। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था, मैंने पी और बी की जगह वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, 625 आया। इस स्क्वायर को अगर राइट हैंड साइड भेजेंगे तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो एच की वैल्यू क्या जाती है 25। ठीक है, मतलब इस एच की जगह अब हम लोग 25 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप जानते हैं साइन ए निकालना है, क्या निकालना है साइन ए। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा साइन ए जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ये एक फॉर्मूला है, जो साइन ए होता है, मतलब जो साइन होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, ध्यान से देख के बताइए, यही तो एंगल ए है ना, यही एंगल ए है। तो देखिए परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस कैसे पहचानते हैं। ठीक है, जो 90 के सामने वाला होता है वो हमेशा हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, और एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, यानी 7 इस केस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये जो बच गया वो 24 यानी ये बेस होगा। ठीक है, जैसे ये एंगल ए है तो इसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है, और जो साइड बच जाती है उसे बेस कहते हैं। यही तरीका आपको बचाएगा हर क्वेश्चन में। तो साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, मैं सीधे यहीं लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 7 है। ठीक है, दिख रहा है नहीं, परपेंडिकुलर की वैल्यू 7 है और हाइपोटेनियस की वैल्यू तो 25 है, तो 7/25 हो जाएगा साइन ए की वैल्यू। कॉस ए निकालें, कॉस ए, तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बेस क्या है 24 है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 24 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस की वैल्यू 25 है। ठीक है, तो ये हम लोगों का पहला आंसर आ गया जिसमें साइन ए और कॉस ए निकालना था। साइन ए की वैल्यू आई 7/25, कॉस ए की वैल्यू आई 24/25। ठीक है, अब हम लोग साइन सी और कॉस सी निकालेंगे, तो इसके लिए मुझे ये सब मिटाना पड़ेगा एरो, क्योंकि अब परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेनियस ये सब बदल जाएंगे। ठीक है, देखिए अब हमें एंगल सी की बात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, मतलब अब इस एंगल ए का कोई काम नहीं है, एंगल सी को हमें देखना है। तो एंगल के हमेशा सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाता है। ठीक है, मतलब इस एंगल के सामने कौन है 24 है, तो इस बार ये परपेंडिकुलर होगा। 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस ही होता है, और जो बच जाए जैसे 7 बच गया ये बेस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंगल बदल गया है तो परपेंडिकुलर और बेस भी बदल जाते हैं। एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, और जो बच जाए उसे बेस कहते हैं। ठीक है, तो हमें साइन सी निकालना था। साइन सी का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है इस बार 24 है, और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है 25 है। ठीक, और कॉस सी निकालना है। कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू इस बार 7 है, ध्यान से देखिए, बेस की वैल्यू 7 है और हाइपोटेनियस की वैल्यू 25 एज ऑलवेज। तो हम लोगों ने सब कुछ फाइंड कर लिया, साइन ए कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन फिगर 8.13 मतलब इस वाले फिगर में हमें 10p माइनस कॉट आर निकालना है। ठीक है, तो देखिए हमें इस ट्रायंगल में ये नीचे वाला साइड नहीं गिवन है। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेंगे,
पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस दिया है 13 है, ठीक है, तो ये 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 12 दिया है, ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बेस की वैल्यू नहीं पता तो इसे बी ही रहने देंगे, बेस का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है और बेस स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 144 इधर आ जाएगा तो 169 में से 144 माइनस हो जाएगा, इधर बी स्क्वायर माइनस करेंगे 25 आएगा, इधर बी स्क्वायर, ये स्क्वायर जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट 25 हो जाएगा इज इक्वल टू बी, फिर यहाँ से 5 आ जाएगा, बी की वैल्यू 5 आ गई, मतलब ये वाला साइड 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ये मैं सेंटीमीटर हटा दे रहा हूँ क्योंकि जरूरत नहीं है इसकी। तो हमें तीनों साइड मालूम चल चुकी हैं, तीसरा साइड मैंने पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेके फाइंड किया है। अब हमें 10p माइनस कॉट आर निकालना है, 10p माइनस कॉट आर। ठीक है, तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, माइनस कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। तो पहले हमें 10p फाइंड करना होगा, 10 ऑफ p। तो बताइए p एंगल कहाँ पे है, p एंगल ये रहा, इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक। 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस, और जो बच जाए वो बेस होता है। तो जब हम लोग 10p का वैल्यू फाइंड करेंगे तो परपेंडिकुलर की जगह 5 रखेंगे और बेस की जगह 12 रखेंगे। ठीक है, जैसे मुझे 10p फाइंड करना था तो p एंगल यहाँ पे है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, और जो बच जाए उसे बेस कहते हैं। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी, 5 थी तो मैंने 5 रख दिया, बेस की वैल्यू क्या थी, 12 थी तो मैंने 12 रख दिया। ठीक है, लेकिन अब हमें कॉट आर निकालना है, यानी एंगल चेंज हो गया, एंगल चेंज हो गया तो वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी। तो इस p वाला एंगल को मिटा देंगे, अब टिक हम लोग r पे लगा देंगे। अब क्योंकि एंगल बदल गया है तो इसके सामने वाला अब परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी 12 अब परपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 के सामने वाला तो हमेशा हाइपोटेनियस ही होता है, और जो बच जाए उसे बेस कहते हैं, तो इस बार 5 बेस होगा। तो माइनस बेस की जगह हम लोग 5 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर की जगह 12 लिखेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बेस की वैल्यू 5 है इस बार और परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 है, तो 5/12। ठीक है, अब यहाँ पे भी 5/12 है, यहाँ पे भी 5/12 है, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो ये हो जाएगा 0, यानी 10p माइनस कॉट आर करने पे क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कॉस ए tan ए। ठीक है, तो क्योंकि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया है तो पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेंगे। तो ये रहा वो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे मैं ए ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं बी ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं सी ले रहा हूँ, और ये 90 है। ठीक है, तो साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया है। तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 3 है, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, 4 है। तो मैं परपेंडिकुलर की जगह, जैसे ये ए एंगल है ना, तो इसके सामने वाला ही परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि साइन ए बोल रहा है तो ये रहा एंगल ए, इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो मैं कह सकता हूँ परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, हाइपोटेनियस की वैल्यू 4, यानी यहाँ पे 4 आएगा। तो हम लोग बेस की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि यही बेस होगा, है ना। 90 के सामने वाला तो हमेशा हाइपोटेनियस होता है, एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो बेस हमें निकालना है, यानी ये साइड निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, 4 है। ठीक है, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, 4, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस बी स्क्वायर, 9 इधर आएगा तो 16 माइनस 9 हो जाएगा इज इक्वल टू बी स्क्वायर, 16 में से 9 घटाएंगे 7 आएगा इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आएगा तो √7 हो जाएगा। ठीक है, तो बेस की वैल्यू आ गई √7, इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए मैंने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 थी तो मैंने 3 रख दिया उसकी जगह, बेस की वैल्यू हमें नहीं पता थी, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या थी, 4 थी,
ठीक है। और ये सब मैंने कैसे पता किया, क्योंकि गिवन था साइन इज इक्वल टू 3/4 और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, हाइपोटेनियस की वैल्यू 4, तो बेस की वैल्यू आ जाएगी √7 यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब क्योंकि हमें cos A निकालना है, cos A, तो एंगल तो यही है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ना, मतलब ये 3 जो है वो परपेंडिकुलर है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, और जो बच जाए जैसे √7 ये बेस हो जाएगा। तो cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है √7 और हाइपोटेनियस क्या है 4, आंसर आ गया cos A का वैल्यू। फिर tan A निकालना है, tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 3 है, डिवाइडेड बाई बेस की वैल्यू क्या है √7, तो tan A भी आ गया। ठीक है, cos A निकालना था तो बेस बाई हाइपोटेनियस, है ना, तो बेस की वैल्यू √7 थी तो मैंने बेस की जगह √7 रख दिया, हाइपोटेनियस की वैल्यू 4 थी तो मैंने हाइपोटेनियस की जगह 4 रख दिया। सिमिलरली यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, गिवन 15 cot A is equal to 8, फाइंड sin A एंड sec A। फिर से क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोल रहा है तो हमें एंगल्स का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके लिए ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे। तो हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि एंगल ए हो रहा है तो मैं यहाँ पे ए लूंगा, यहाँ पे बी लूंगा, यहाँ पे सी लूंगा और ये एंगल 90 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें गिवन है 15 cot A is equal to 8, हमें यही गिवन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 15 जो कि मल्टीप्लाई है cot A के साथ, ये जो 15 है वो cot A के साथ मल्टीप्लाई है, तो इस 15 को अगर राइट हैंड साइड भेजें तो डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। तो cot A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8/15। और cot क्या होता है, cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना, ये सब फॉर्मूले आपको याद होंगे। cot का फॉर्मूला क्या था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यानी बेस की वैल्यू 8 है। ठीक है, तो क्योंकि एंगल ए की बात हो रही थी, मतलब इस एंगल की बात हो रही थी, इसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है, और जो बच जाए उसे बेस कहते हैं। ये ए भी बच गया तो इसे बेस कहेंगे। बेस की वैल्यू क्या गिवन है, 8 गिवन है, b इज इक्वल टू 8। परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 है, यानी यहाँ पे क्या आएगा, 15 आएगा। ठीक है, तो हाइपोटेनियस निकाला जा सकता है, इस हाइपोटेनियस की वैल्यू को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब वही हमें निकालना है, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब क्या, 15 का स्क्वायर प्लस बेस मतलब 8, तो 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 289 आएगा। ठीक है, और इधर h स्क्वायर है, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू क्या जाएगा, √289। अब इस √289 को सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 17। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, 17 है। तो हमें निकालना क्या था, साइन ए निकालना था। ठीक है, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अब क्योंकि एंगल तो अभी भी ए ही है, एंगल तो पहले भी ए था अभी भी ए ही है, तो ना तो परपेंडिकुलर बदलेगा ना ही बेस बदलेगा, क्योंकि एंगल तो बदला ही नहीं है। तो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 है तो 15 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस की वैल्यू 17 है, 15/17 हमारा आंसर होगा। अब क्या निकालेंगे, कॉट नहीं निकालना, सेक निकालना है, सेक ए निकालना है ना, निकालेंगे सेक ए। अभी भी एंगल ए ही है, बदला नहीं है। ठीक है, तो ये सेक ए इज इक्वल टू क्या जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, फॉर्मूला ये होता है, हाइपोटेनियस की वैल्यू 17 है और बेस की वैल्यू क्या है, 8 है, तो 17/8 हमारा आंसर होगा। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो पहले हमें एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो ये रहा हमारे पास एक ट्रायंगल, इसको हल्का सा नीचे कर लेते हैं। ये हो जाएगा मान लीजिए ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, यहाँ पे एंगल 90। अब क्योंकि थीटा का जिक्र हो रहा है तो मैं किसी एक एंगल को थीटा मान लूंगा, ये मान लेते हैं थीटा है। ठीक है, थीटा एक एंगल को कहा जाता है, मैंने इस एंगल को थीटा मान लिया। ठीक है, तो हमें गिवन है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। हमें क्या गिवन है, sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, और हम लोग जानते हैं sec जो होता है वो
हाइपोटेनियस अपॉन बेस के इक्वल होता है। तो मैं कह सकता हूँ हाइपोटेनियस की वैल्यू 13 है, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है 13 है, और बेस की वैल्यू क्या है 12 है, बेस की वैल्यू क्या है 12। ठीक है, तो थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है, जो बच जाए उसे बेस कहते हैं। तो बेस की वैल्यू 12 गिवन है, हाइपोटेनियस की वैल्यू 13 गिवन है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकालेंगे, यानी h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस गिवन है 13, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर नहीं गिवन है तो पी स्क्वायर प्लस बेस का गिवन है 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 होता है। इधर लाएंगे तो 169 माइनस 144 इजल टू पी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 25 इजल टू पी स्क्वायर। अब ये जब स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ रूट 25 इजल टू क्या आ जाएगा पी, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ठीक है, फाइनली आ जाएगी पी की वैल्यू 5। मैं कह सकता हूँ पी की वैल्यू आ गई 5, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू है 5। तो अब हम लोग साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू 13 है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पी की वैल्यू आ गई है 5। ठीक है, फिर साइन थीटा है तो कोसेक थीटा निकाल लीजिए। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा जो होता है ना वो साइन थीटा का उल्टा होता है, तो पी बाई एच, तो ये हो जाएगा एच बाई पी, यानी 5/13 है तो ये हो जाएगा 13/5। ठीक है, अब कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस क्या था 12 और हाइपोटेनियस क्या था 13। ठीक है, अब निकालेंगे टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 थी और बेस की वैल्यू 12 थी। ठीक है, उसका निकालेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस की वैल्यू क्या थी 12 और परपेंडिकुलर की वैल्यू थी 5। ठीक है, सेक थीटा निकालेंगे जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो हम लोगों ने बचे 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए हैं, साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B, then so that एंगल A is equal to एंगल B। हमें दिखाना है एंगल ए और एंगल बी आपस में बराबर होंगे, तो इसके लिए एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा। अब देखिए ये ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हम लोग एक ए मान ले रहे हैं और यहाँ पे एक बी मान ले रहे हैं, बीच में सी मानेंगे। ठीक है, क्यों मानेंगे इस बार बीच में सी, क्योंकि क्वेश्चन में एंगल ए और एंगल बी क्या बोला है एक्यूट एंगल्स बोला है। तो अगर यहाँ पे आप बी लेते तो बी की वैल्यू 90 होती, यहाँ पे अगर आप बी लेते तो बी की वैल्यू 90 होती, और 90 तो एक्यूट एंगल होता नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया है। यहाँ पे मैंने सी लिया है जो कि राइट एंगल हो गया है। ठीक है, इस बी को यहाँ पे नहीं लिया जा सकता है, आप यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप बी ले सकते हैं लेकिन उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन आप यहाँ पे नहीं ले सकते हैं क्योंकि फिर वो एक राइट एंगल हो जाएगा। तो एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं सच दैट cos A is equal to cos B। हमें क्या दिया है क्वेश्चन में cos A और cos B आपस में बराबर दिया है। तो एक बार बताइए cos A ये कैसे निकालेंगे हम लोग। cos A का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्योंकि cos A है, cos क्या है A है, तो यानी हम लोग एंगल A को देखने वाले हैं, तो ये रहा एंगल A। एंगल A के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस, और जो बच जाए उसे बेस कहते हैं। ठीक है, तो बेस की वैल्यू AC है ना, तो हम लोग लिखेंगे cos A is equal to AC डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस मतलब AB। ठीक है, लिखेंगे नीचे डिवाइडेड बाई AB। अब हम लोग cos B भी निकाल लेंगे। cos B क्या होता है ये भी बेस अपॉन हाइपोटेनियस ही होता है, लेकिन एंगल बदल गया है, पहले A था अब एंगल B हो गया है। तो एंगल B हो गया है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर, ये बेस और हाइपोटेनियस बदल जाएंगे। एंगल क्या हो गया B हो गया, तो B के सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस कहलाता है, और जो वजह से बेस कहते हैं। तो इस बार जो बेस है वो हो गया है BC, यही बेस है ना इस बार, तो बेस की वैल्यू हो गई है BC डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, हाइपोटेनियस की वैल्यू है AB। ठीक है, तो मैं लिखूंगा BC/AB। तो हमें गिवन क्या था cos A बराबर cos B,
तो cos a की वैल्यू पुट कर देंगे। cos a की वैल्यू थी AC बाई AB, तो यहाँ पे लिख देंगे AC बाई AB इजल टू cos b की वैल्यू क्या थी BC बाई AB, यहाँ पे लिख देंगे BC बाई AB। तो आप देख सकते हैं ये AB से ये AB कट जाएगा क्योंकि दोनों नीचे हैं, तो हमें मिल जाएगा AC बराबर BC मिल जाएगा। ये लाइन क्या कह रही है, AC मतलब ये वाले साइड और BC मतलब ये वाली साइड। AC बराबर BC मतलब ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं देन ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। मतलब अगर ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, यानी दो साइड इक्वल है, और किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल होते हैं तो वो बड़ा वाला ट्राइंगल आइसोसेलेस हो जाता है। तो आइसोसेलेस की मैंने प्रॉपर्टी क्लास 9th में बताई थी, ठीक है। आइसोसेलेस में सिर्फ और सिर्फ दो साइड ही इक्वल नहीं होते हैं, दो एंगल भी इक्वल होते हैं। और कौन से दो एंगल इक्वल होते हैं, इस साइड के सामने कौन सा एंगल पड़ रहा है, ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये एंगल, मैं इसको डार्क कर दे रहा हूँ, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। कैसे मुझे मालूम चला, अरे भाई ये साइड और ये साइड इक्वल थे, तो इसके सामने ये वाला एंगल है, इसके सामने ये वाला एंगल है, इसके सामने कौन है, ये वाला एंगल है, इसीलिए ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। मतलब कौन से दो एंगल इक्वल हो रहे हैं, मैं लिखूंगा देन एंगल ए बराबर एंगल बी। और प्रॉपर्टीज ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। जब भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें मिलता है तो सिर्फ दो साइड इक्वल नहीं होते हैं, दो एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके पहले ये प्रूफ किया कि जो ट्रायंगल है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, एंगल ए और एंगल बी आपस में बराबर होंगे। यही प्रूफ करना था। कैसे मैंने प्रूफ किया, cos A इक्वल टू cos B गिवन था, तो मैंने cos A निकाला, cos B निकाला, फिर वैल्यू पुट की तो देखा AB से AB कट रहा है, तो हमें मिला AC बराबर BC। AC बराबर BC है तो आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस है तो दो एंगल इक्वल है। अब देखिए 7th क्वेश्चन है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। हमें क्या गिवन है, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, इस ट्रायंगल का नाम रख देंगे ABC। यहाँ पे 90 ले रहा हूँ मैं, और किसी एक एंगल को, इस बार इस वाले एंगल को मैं थीटा मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो कह रहा है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। आप जानते हैं cot जो होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर के इक्वल होता है, तो मैं कह सकता हूँ बेस की वैल्यू 7 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 है, ठीक है। तो थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है, जो बच जाए उसे बेस कहते हैं। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 8 है, बेस की वैल्यू क्या है, 7 है, तो हाइपोटेनियस निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू 7 है, तो 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, जोड़ेंगे तो क्या आएगा 113, ठीक है। h स्क्वायर क्या आएगा 113, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी √113, यानी रूट के अंदर 113। तो मैं कह सकता हूँ हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आएगा, ये √113, ठीक है। अब हमें फर्स्ट वाले पार्ट में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा फाइंड करना है। तो हमें साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 8 है, तो 8 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस की वैल्यू √113, ठीक है। फिर हो जाएगा कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है 7 है, हाइपोटेनियस √113, ठीक है। अब मैं इस चीज को मिटा दे रहा हूँ, इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा
डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो 1 वैल्यू पुट करेंगे 1, साइन थीटा की वैल्यू क्या है 8 बाई रूट 113, 8 बाई रूट 113। ठीक है, फिर उसी तरह 1 माइनस साइन थीटा है, फिर से 8 बाई रूट 113। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा यानी 1 प्लस 7 बाई रूट 113। ठीक है, फिर 1 माइनस 7 बाई रूट 113। ठीक है, एक बात बताइए, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए उसी तरह से लिखा है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ये ए है और ये पूरा का पूरा बी है, यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी बी है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, मतलब ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैल्यू क्या आती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैं लिख सकता हूँ ए मतलब 1 का स्क्वायर बीच में माइनस, बी मतलब 8 बाई रूट 113 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे भी सिमिलरली वही है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 7 बाई रूट 113 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमें ये मिला था, आप लोग वीडियो रिवाइंड करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं फिलहाल अगले पेज पे आ गया हूँ। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस 8 का स्क्वायर 64 होगा और रूट 113 का स्क्वायर क्या होगा सिंपली 113, रूट हट जाएगा डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस 7 का स्क्वायर 49 और नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो 113 आ जाएगा। अब बताइए क्या आप इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? जस्ट सिंपली इस 113 को 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जाएगा 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 113। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसके नीचे 1 मान लें और फिर जो मैंने तरीका समझाया था उसे ये आप इस्तेमाल करें। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 113 आएगा, इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 64 में तो 64 आएगा डिवाइडेड बाई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 आएगा। ठीक है, फिर बड़ा सा डिवाइड का साइन, फिर इसके नीचे भी 1 मान लीजिए, इस 113 को 1 में करते हैं तो 113 आता है बीच माइनस, इस 1 को 49 में करते हैं तो 49 ही आता है डिवाइडेड बाई 1 को 113 में करेंगे तो 113 आएगा। अब ये 113 से ये 113 कट जाएगा, 113 में 64 घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 49 डिवाइडेड बाई 113 में 49 घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 64। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 49 बाई 64। तो इसका आंसर क्या आया 49 बाई 64। अब हम लोग निकालेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। हमें क्या फाइंड करना था सेकंड में, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग बताइए ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉट थीटा का स्क्वायर, स्क्वायर लगा है तो यानी मैं कॉट थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर लगा है मतलब कॉट थीटा का स्क्वायर है। ठीक है, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉट मतलब क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर और इसका स्क्वायर। और वैसे भी क्वेश्चन में कॉट थीटा की वैल्यू गिवन थी 7/8, क्वेश्चन में कॉट थीटा की वैल्यू गिवन थी 7/8, तो मैं बेस बाय परपेंडिकुलर लिखूं ही क्यों, क्वेश्चन में हमें गिवन था कि नहीं गिवन था, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो मैं सीधे इस कॉट थीटा की जगह 7/8 लिखूंगा, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, आंसर आ गया सिंपल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है 3 cot A इज इक्वल टू 4। हमें चेक करना है कि ये जो फॉर्मूला है वो सही है कि नहीं है, यानी 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये सही है कि नहीं है। तो एक बात बताइए, हमें गिवन क्या है 3 cot A बराबर 4 है ना, इस 3 को नीचे लेके आ जाए तो cot A बराबर क्या हो जाएगा 4/3 है ना। तो कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है,
तो मैं कह सकता हूँ कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, बेस की वैल्यू क्या है 4 है, तो आप हाइपोटेनियस तो निकाल ही सकते हैं, है ना। परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, बेस की वैल्यू 4 है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम निकाल कर हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब आप हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 5। अब देखिए मैंने नीचे यहाँ पे प्रोसेस दिखा रखा है कैसे 5 आएगा, ठीक है, लेकिन आप लोग बड़े हो चुके हैं, ये सब खुद से भी कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाना कौन सी बड़ी बात है। परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया है, तो हाइपोटेनियस 5 होगा पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके। नीचे मैंने कैलकुलेशन शो किया है, आप वीडियो को पॉज करिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हमें कॉट ए गिवन था b/p 4/3, तो वहाँ से हम लोगों ने परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस निकाल लिया। अब हम लोग tan a निकाल सकते हैं। tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी 3, बेस की वैल्यू क्या थी 4, ठीक है। हम लोग कॉस निकाल सकते हैं, कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। बेस की वैल्यू 4 है, हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 है। साइन ए हम लोग निकाल सकते हैं। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनियस 5 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, एक LHS है और एक RHS है। तो सबसे पहले हम लोग LHS सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, LHS, ठीक है। LHS में देखिए 1 दिख रहा है, तो मैं लिखूंगा 1 माइनस tan स्क्वायर a है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ tan a का स्क्वायर, ठीक है। क्या लिखा है, tan स्क्वायर a लिखा है, तो मैं tan a का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ओके। होल डिवाइडेड बाई, नीचे क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 प्लस tan a का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस tan a की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की थी जो कि थी 3/4, तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस, नीचे भी tan a का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1/3/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, ठीक है। इसके नीचे 1 मान लीजिए, इस 16 को 1 में करेंगे तो 16 आएगा, माइनस इस 1 को 9 में करेंगे तो 9 आएगा, डिवाइडेड बाई 16 को 1 में करेंगे तो फिर से 16 आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाई, अब इसके भी नीचे 1 मान लीजिए, 16 को 1 में करेंगे 16 आएगा, बीच में प्लस 1 को 9 में करेंगे मल्टीप्लाई तो 9 आएगा, डिवाइडेड बाई 16 को 1 में कर दीजिए तो 16 आ जाएगा, ये 16 से 16 कट जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7, डिवाइडेड बाई 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 आएगा। यानी LHS को सॉल्व करने पे क्या है 7/25। अब RHS को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ RHS इज इक्वल टू, RHS क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो मैं लिखूंगा कॉस ए का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, है ना, क्योंकि लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर है तो मैं उसे कॉस ए का स्क्वायर लिख सकता हूँ। फिर लिखा है माइनस साइन स्क्वायर है तो मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन ए का स्क्वायर, और हम लोगों ने कॉस ए की वैल्यू साइन ए की वैल्यू फाइंड कर ली थी ऑलरेडी पहले ही, तो कॉस ए यानी 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन ए यानी 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर, ठीक। तो 4/5 का स्क्वायर क्या होगा 16/25 माइनस 3/5 का स्क्वायर क्या होगा 9/25, ठीक है। माइनस कर लेंगे, 16 में से 9 जाएगा तो 7 हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। तो आप देख रहे हैं LHS को भी सॉल्व करने पे 7/25 आया और RHS को भी सॉल्व करने पे 7/25 आया, मतलब ये फॉर्मूला क्या है, सही है, तो हमारा आंसर होगा यस, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए 9th क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B tan A is equal to 1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C, ठीक है। फिर से एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्राइंगल बना लिया है, इसका नाम लिख रहे हैं A B और C, क्योंकि राइट एंगल है B पे तो यहाँ पे राइट एंगल बना देंगे, ठीक है। और tan A दिया है यानी A tan A, ठीक है। तो tan A ये दिया है 1/3, तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो मैं कह सकता हूँ परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 1, बेस की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। तो एंगल A है और एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, और जो बच जाता है उसे बेस कहते हैं।
परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है यानी यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ, बेस की वैल्यू 3 है यानी यहाँ पे मैं 3 लिख सकता हूँ, और आप लोग हाइपोटेनियस खुद से निकाल सकते हैं, मैं आपको प्रोसेस दिखा दे रहा हूँ। तो h की वैल्यू आएगी √10, ठीक है। आप लोग पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके निकाल लीजिएगा h की वैल्यू, जो कि आएगी √10, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ हाइपोटेनियस की वैल्यू आ चुकी है √10। अब हम लोग साइन ए निकालेंगे, कॉस ए निकालेंगे, क्योंकि इन्हीं की जरूरत है। तो साइन ए क्या होगा, साइन ए आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी 1, हाइपोटेनियस √10 था। कॉस ए निकाल लेंगे, कॉस ए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या था 3, हाइपोटेनियस क्या था √10, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में हमें कॉस सी और साइन सी की भी जरूरत है। तो आप जान रहे हैं पहले एंगल ए था, फिर बाद में एंगल सी हो गया है, तो हमें कॉस सी निकालना होगा अगर, तो कॉस सी का फॉर्मूला तो बेस बाय हाइपोटेनियस ही होता है, लेकिन बेस और हाइपोटेनियस की वैल्यू और परपेंडिकुलर की वैल्यू चेंज हो जाती है क्योंकि एंगल बदल गया है। अब एंगल ए की जगह कौन सा एंगल है, अब एंगल ए की जगह है सी, तो ये बेस बदल जाएगा, परपेंडिकुलर बदल जाएगा, हाइपोटेनियस नहीं बदलता है लेकिन हम लोग फिलहाल के लिए मिटा देंगे, ठीक है। अब हमारा एंगल सी हो गया, तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब बेस की वैल्यू 1 होगी और हाइपोटेनियस की वैल्यू एज ऑलवेज √10 ही रहेगी, ठीक है। बेस की जगह 1 लिख देंगे और हाइपोटेनियस की जगह √10, ठीक है। और उसी तरह साइन सी भी निकालेंगे, साइन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, हाइपोटेनियस की वैल्यू √10 है। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी फाइंड करना था। फर्स्ट पार्ट में हमें साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी फाइंड करना था। तो साइन ए की वैल्यू क्या है 1/√10, मैं लिखूंगा 1/√10 मल्टीप्लाई बाय कॉस सी की वैल्यू क्या है, इसकी भी वैल्यू 1/√10 है, तो इंटू 1/√10 प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या है 3/√10, तो यहाँ पे मैं 3/√10 लिखूंगा। साइन सी की वैल्यू क्या है 3/√10, मल्टीप्लाई बाय 3/√10, ठीक है। 1/√10 इंटू 1/√10 क्या होगा 1/10 हो जाएगा, बीच में प्लस 3 इंटू 3 9 और √10 इंटू √10 10 हो जाएगा, तो ये 10/10 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 आएगी। तो मैं कह सकता हूँ पहले वाले का आंसर होगा 1। आप लोग ये कैलकुलेशन नोट कर लीजिए क्योंकि मैं मिटाने जा रहा हूँ। दूसरा क्या है कॉस ए कॉस सी, दूसरा क्या है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी। तो कॉस ए की वैल्यू क्या है 3/√10, इसकी जगह मैं लिखूंगा 3/√10 मल्टीप्लाई बाय कॉस सी की वैल्यू क्या है 1/√10, आ जाएगा 1/√10, ठीक है। बीच माइनस साइन ए की वैल्यू क्या है 1/√10, तो 1/√10, साइन सी की वैल्यू क्या है 3/√10 इंटू 3/√10, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 1 3 और नीचे जाएगा √10 इंटू √10 दैट इज 10, बीच माइनस 1 इंटू 3 दैट इज 3, ये √10 इंटू √10 दैट इज 10, दोनों घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, यानी दूसरे वाले का आंसर है 0, नोट कर सकते हैं आप। 10th क्वेश्चन है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR plus QR is equal to 25, PQ is equal to 5 centimeter, determine the values of sin P, cos P and tan P। तो क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगल गिवन है PQR जो कि Q पे राइट एंगल है, तो हम लोग पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे PQR। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है P Q और R, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था राइट एंगल है Q के ऊपर, है ना, क्वेश्चन में बोला था राइट एंगल है Q के ऊपर। क्वेश्चन में गिवन है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, PQ की वैल्यू 5 गिवन है, PQ की वैल्यू 5 गिवन है, और क्वेश्चन में बोला है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 हमें गिवन है। तो मैं अगर PR को या फिर QR को x मानूं, मैं लेट QR इज इक्वल टू x, मतलब इस साइड को मैं x मान रहा हूँ, QR की जगह मैं x लिखूंगा इज इक्वल टू 25 और इधर मैं PR लिख रहा हूँ बीच में प्लस। तो PR की वैल्यू अगर फाइंड करनी हो तो इस x को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो ये 25 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया है, हम लोगों को PR
प्लस क्यू आर गिवन था, तो मैंने क्यू आर को एक्स सपोज कर लिया, तो इस क्यू आर की जगह मैंने एक्स रख दिया। पी आर की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो इस एक्स को राइट हैंड साइड लेना पड़ेगा, तो 25 माइनस एक्स आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ पी आर की वैल्यू आ गई 25 माइनस एक्स। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को समहाउ फाइंड करना पड़ेगा, किसी तरीके से x की वैल्यू को हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। अब वो क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है 25 माइनस एक्स, तो ये जाएगा 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस बेस मतलब x, ये जाएगा x का स्क्वायर। अब देखिए ये 25 माइनस एक्स का स्क्वायर है, इसे आप a माइनस बी के स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन कर सकते हैं। क्या जाएगा 25 का स्क्वायर, बीच में प्लस, फिर इसका करते हैं यानी x का स्क्वायर, फिर माइनस आता है। अब 25 और x और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, याद है ना फॉर्मूले में 2ab आता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई x आता है इक्वल टू 5 का स्क्वायर दैट इज 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 25 का स्क्वायर क्या था 6 to 5 होता है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 इंटू 2 यानी 50x इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों के पास सेम साइन है, यहाँ पे भी प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर है और बीच में इक्वल है, तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, नहीं कट होंगे आपसे तो इस एक्स स्क्वायर को राइट हैंड साइड भेज दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर दोनों कट जाएंगे। ठीक है, कट हो गया तो ये हमारे पास बचा 625 माइनस 50x इक्वल टू 25। हम लोग क्या करेंगे, इस 25 को इधर लेके आएंगे और इस माइनस 50 को उधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 625 माइनस 25 इक्वल टू माइनस 50x उधर जाएगा तो प्लस 50x हो जाएगा, घटा लीजिएगा 600 आएगा और 50x 50 से डिवाइड कर देंगे, 600 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू x, ये 0 से 0 कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी 12, डिवाइड कर लीजिएगा, x की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो आप ही सोचिए अगर मैं यहाँ पे x की जगह 12 रखूँ और इस x की जगह 12 रखूँ तो 25 माइनस 12 करने पे क्या आएगा 13 आएगा, तो इसको मिटा के यानी मैं 13 लिख सकता हूँ, है ना। तो अब बताइए साइन p की वैल्यू कैसे निकालेंगे, p मतलब ये वाला एंगल, तो साइन p क्या था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो p के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है और जो बचा उसे बेस कहते हैं। तो p की वैल्यू क्या है 12 है, हाइपोटेनियस की वैल्यू 13 है। उसी तरह cos p निकाल लेंगे, तो एंगल तो बदला नहीं है, cos p मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू 5 है, हाइपोटेनियस की वैल्यू 13 है। उसी तरह tan p निकाल लेंगे, tan p मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 है, बेस की वैल्यू 5 है, आंसर आ गया, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो कह रहा द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत है। आपने देखा था, आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री टेबल का चार्ट याद है तो आपने देखा होगा कि tan 60 डिग्री पर tan 60 डिग्री पर सॉरी tan 60 डिग्री पर tan 60 डिग्री पर tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, जिसकी वैल्यू होती है 1.732। क्वेश्चन में कह रहा है कि tan a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, लेकिन देखिए tan 60 डिग्री की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, तो पहला वाला फॉल्स है, पहला वाला क्या है फॉल्स है। और मैंने उसके पीछे आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री चार्ट याद है तो आपने देखा था tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, जिसकी वैल्यू 1.732 होती है, जो कि 1 से बड़ा है। दूसरा देखिए कह रहा है sec a इक्वल टू 12/5, कह रहा है sec a की वैल्यू क्या 12/5 हो सकती है? तो देखिए sec a क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो यानी हाइपोटेनियस की वैल्यू 12 है और बेस की वैल्यू 5 है, तो देखिए हाइपोटेनियस बड़ा होता है, तो अभी भी 12 जो है वो बड़ा है 5 से, तो हाइपोटेनियस बड़ा है 5 से, यानी बेस से बड़ा है हाइपोटेनियस, जो कि सही बात है। समझा रहे नहीं? sec a की वैल्यू 12/5 गिवन थी, और sec क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू 12, बेस की वैल्यू 5, तो हाइपोटेनियस तो बड़ा ही आ रहा है बेस से, और हमेशा हाइपोटेनियस ही सबसे बड़ा होता है। ठीक है,
तो एज यूजुअल हाइपोटेनियस की वैल्यू 12 है, बेस की वैल्यू 5 है, तो हाइपोटेनियस बड़ा ही होगा। ठीक है, तो इसलिए दूसरा वाला सही है। दूसरा वाला क्या है, सही है, टिक लगा दे रहा हूँ। फिर कह रहा है cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। पूछ रहा है cos A का एब्रीविएशन क्या होता है। cos A का जो एब्रीविएशन होता है, cos को हम लोग पढ़ते हैं कोसाइन, ठीक है, कोसिकेंट नहीं पढ़ते हैं, ये गलत है। नेक्स्ट है फोर्थ, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। कह रहा है cot A जो होता है वो cot और एंगल A का प्रोडक्ट होता है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। cot के अंदर एंगल A आता है, ये प्रोडक्ट नहीं होता है। फिफ्थ कह रहा है साइन थीटा की वैल्यू क्या 4/3 हो सकती है। साइन थीटा की वैल्यू क्या 4/3 हो सकती है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 हो गई, हाइपोटेनियस की वैल्यू 3 हो गई। तो आप देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है, हाइपोटेनियस की वैल्यू 3 है, मतलब परपेंडिकुलर बड़ा है हाइपोटेनियस से। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है, यानी ये गलत है, इसलिए फिफ्थ वाला भी गलत है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। तो इस एक्सरसाइज में टोटल 11 क्वेश्चन ही थे।